हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ये चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चंस। ठीक, जो क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेगा। तो और इसके बाद भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर्स तो आपको कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्डहुड के पीरियड में डेवलपमेंट किस तरह का होता है। धीमी गति से होगा एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। कह सकते हैं बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये पॉइंट ज़्यादा ठीक है कि मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी लेयर्ड का मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि हर एक डायमेंशंस में डेवलप होता है। बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये तो गलत है। अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। देखिए, ये बात जो है जेडपीडी, इसके बारे में बात की है वाइगोत्स्की ने। अब जेडपीडी है क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चा खुद कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई उसे सहायता दे तो वह काम कर सकता है। और जो सहायता देता है उसे हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो सहायता दी जाती है, जो टेम्पररी हेल्प होती है, उस हेल्प को बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, उस हेल्प को बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। तो जेडपीडी क्या हो गया? जेडपीडी वो एरिया हो गया जहां पर बच्चा खुद हेल्प नहीं कर पा रहा, खुद काम नहीं कर पा रहा, लेकिन किसी की हेल्प से काम कर लेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चा खुद क्या कर पा रहा है और दूसरे की सहायता से क्या कर पा रहा है, उसके बीच का क्षेत्र हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते, ये कोई बात, ये डेफिनेशन ही मतलब गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्तियों की बातें नहीं होती। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर रहेगा, बाकी तीनों ऑप्शंस इससे दूर दूर तक मैच ही नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रंस इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हुई हैं, जो जिसमें फोर्थ जो स्टेज होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज होती है 11 टू 14 या फिर आपको 12 टू 15 में देखने के लिए मिल सकता है, एक साल ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, अब इसमें किस तरह की थिंकिंग होगी? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। बिल्कुल ठीक बात है। आर केपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रिपोजिशनल थॉट्स, ये डेवलप हो जाते हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच आर बाउंडेड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी थॉट। ये जो कंडीशन होती है ये होती है सेकंड स्टेज में। सेकंड अवस्था का नाम क्या था? सेकंड अवस्था का नाम था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता में सक्षम नहीं, ये भी किसकी क्वालिटी है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की है। बीइंग टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेलों के भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं, ये भी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था का ही विशिष्ट है। तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है, सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखना, कोहलबर्ग ने लेवल कितने दिए हुए हैं? इनके डेवलपमेंट के 3 लेवल हैं, जिसमें टोटल 6 स्टेजेस हैं। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस आती हैं। इसमें एक स्टेज आती है सामाजिक क्रम अवस्था अभिविन्यास, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ये जो अवस्था है यह उसकी होती है
फोर्थ स्टेज और यहाँ पर लेवल चलता है सेकंड लेवल की फोर्थ स्टेज है ये। इस स्टेज में बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से है कि जो समाज में नियम कानून बने हुए हैं वो उसी तरह के, मतलब वो सही बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि समाज में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो हमें उन नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर वही लिखा है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए हमें नियम कानूनों का पालन करना होगा। तो वो आता है सामाजिक क्रम अवस्था विन्यास के अंदर, यानी कि द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। अब हमें मैच करना है इसमें। जो स्थानिक बुद्धि होती है, जो स्पेशियल प्रकार की इंटेलिजेंस जो होती है वो होती है मूर्तिकार में, जो कि जगह के हिसाब से, जैसे मूर्तिकार हो गया, पेंटर हो गया, इनकी स्थानिक समझ जितनी अच्छी रहेगी, जो जगह को जितनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से इसे बना पाएंगे। अंतरवैयक्तिक जो होगी वो होगी मनोवैज्ञानिक में। भाषिक व्यक्ति, भाषिक मतलब लिंग्विस्टिक, जो शब्दों ही शब्दों में दूसरे को कन्वेंस कर ले, तो वो विक्रेता के अंदर आएगी। लेकिन बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिसका शरीर अच्छी तरीके से काम करता है, वो खिलाड़ी रहेगा। तो फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही मिला हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू लेब के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात बिल्कुल ठीक है। देखिए लेब बायोगोस्की क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास मतलब कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बोलते हैं कि पहले लैंग्वेज का विकास होता है फिर थॉट का होता है। हालांकि उन्होंने बोला कुछ इस तरह से है कि बच्चे की लैंग्वेज अलग तरीके से डेवलप होती है एंड थॉट्स अलग तरीके से डेवलप होते हैं, फिर एक टाइम पर जाकर दोनों मर्ज हो जाते हैं। जबकि जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले थॉट्स आते हैं, थॉट्स के बाद भाषा आती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये बात की है चॉम्स्की ने, ठीक, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की बात करी है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये स्टेटमेंट रिलेटेड है जीन पियाजे से। अगला है, स्कीमा में परिवर्तन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये भी जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। किस तरह से असेसमेंट बच्चों का होना चाहिए। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। अच्छा, मूल्यांकन अधिगम में सहायक नहीं है, ये बात तो गलत है। मूल्यांकन तो अधिगम में सहायक होता है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, नहीं, मूल्यांकन रुकावट उत्पन्न नहीं करता, जबकि ये तो बच्चे को मोटिवेट करता है और बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराता है कि वह कहाँ तक पहुंचा। यह बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक है। बच्चों को लेवल करना कि तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम बेकार पढ़ते हो, तुम वीक स्टूडेंट हो, तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, ये तो कभी हमारा मोटिव होता ही नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है, या हमें बताता है कि बच्चों अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है या बच्चों ने कितना सीखा। और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचार करने पर सहायता करता है, बिल्कुल ठीक बात। यानी कि जब आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हो तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपके पढ़ाने का तरीका सही है या फिर नहीं है, आपको इसमें कितना और चेंज करना है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। आपको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है इसे कम करना है। इसे कम करने के लिए क्या करोगे, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकारना, टू इग्नोर द डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द सेक्सेस। देखिए बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम नहीं इग्नोर कर सकते, ठीक। जो सोशली हमने बना रखे हैं कि यार बॉयज़ ये काम करेंगे, गर्ल्स ये काम करेंगे, यानी कि जैसे गर्ल्स जो है वो घर का काम करेंगी, बॉयज़ जो है बाहर का काम करेंगे, इसे हम अस्वीकार कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। समाज में चलित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, लिंग भूमिकाओं को प्रबल तो करना ही नहीं है। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, यानी कि सेम टाइप्स के आप सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग बना रहे हो, सिर्फ बॉयज ही बॉयज, सेक्स में सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, तो इससे तो रूढ़िवादिता और बढ़ेगी। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, हाँ ये काम हम कर सकते हैं। मिश्रित सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स बना सकते हैं और फिर उन्हें विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या करना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में यूज करना चाहिए कि ये एक एसेट है और ये एक रिसोर्स है। बिल्कुल ठीक है। रुकावट कभी नहीं समझना, समस्या भी नहीं है और ये व्यवस्थागत मुद्दा भी नहीं है। बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब यह है कि कई भाषाओं के लोग एक साथ रहकर एक क्लास में पढ़ रहे हैं, इसे एज ए रिसोर्स टीचर को यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होगा। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, केवल पाठ्य पुस्तक को यूज करेगा, इस तरह से स्टेटमेंट गलत हो गया। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चे को कभी भी एबिलिटी बेस पर ग्रुप करना ही नहीं है, मतलब एबिलिटी बेस पर ग्रुपिंग करना ही नहीं है, हमें तो हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है। हेट्रोजीनियस ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जिसमें हर एक एबिलिटी के बच्चे साथ में हों। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना चाहिए। पुरस्कार तो ठीक है लेकिन दंड का प्रयोग तो कभी करना ही नहीं। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि बच्चे की हर एक आवश्यकता पर आपका ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्चरल टूल की जो बात करी है वो बात किसने करी है, वाइगोत्स्की ने करी है, क्योंकि इनकी थ्योरी का ही नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। अल्बर्ट वेंडूरा ऑब्जर्वेशनल यानी मॉडलिंग लर्निंग पर बल देते हैं। स्किनर व्यवहारवादी जिनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। नोट है यहाँ पर, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, अगर आप बड़े बड़े आकार की पुस्तकें दोगे तो उन्हें ठीक ही रहेगी, मतलब कि उन्हें वो देख पाएंगे अच्छे से क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा छपा रहेगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट भी हेल्प करेंगे क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट या मैप्स को वो छूकर समझ सकते हैं। बोलती पुस्तकें भी हेल्प करेंगी। छोटी मुद्रा वाली पुस्तकें उन्हें बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी क्योंकि स्मॉल प्रिंट है ना, छोटा छोटा लिखा हुआ है तो अब वैसे तो दिख नहीं रहा, उसी में आप उन्हें छोटे छोटे अक्षरों वाली बुक्स प्रोवाइड करा दो तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। द अंडरलाइनिंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब ये वर्ड आया है आपका इंक्लूड करने से। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कोई भी बच्चा हो, अधिगम आसक्तता वाला बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो या फिर प्रतिभाशाली बच्चा हो, सभी को एक साथ पढ़ाना। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना इसका काम बिल्कुल नहीं। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, किसी भी प्रकार की लेबलिंग नहीं करना है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान, ये विशिष्ट शैक्षणिक संसाधनों की बात नहीं करता, ये बात करता है जो जनरल स्कूल चल रहे हैं उन्हीं में शामिल करने की। दार्शनिकता के सही बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, इसी बात को लेकर चलता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस कैन बी एड्रेस्ड बाय। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। हमें प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में बात करना है। चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और हाँ बिल्कुल इसके माध्यम से किया जा सकता है क्योंकि आप उन्हें ऐसा काम दे रहे हो जो कि चुनौतीपूर्ण है और गिफ्टेड बच्चे और सृजनात्मक बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद होते हैं। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होती है। अभिमुखी मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग से तो क्रिएटिविटी डाउन जाती है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी कोई बात नहीं। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये भी कोई नहीं हुआ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। 1 मिनट रुकिएगा जरा। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य यानी पढ़ने में विफलता को बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार बच्चे में डिसलेक्सिया है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर, देखो बच्चे का बैकग्राउंड क्या है इससे हम पता नहीं कर सकते कि बच्चे को पढ़ने में समस्या है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, तो भाई हो सकता है कि कोई किसी की बीमारी हो, किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो इससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि यार उसे पढ़ने में समस्या है यानी कि उसे डिसलेक्सिया है।
पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि डिसलेक्सिया होता ही है कि पढ़ने और लिखने का विकार। जैसे आपने एक प्रीवियस किसी में देखा होगा कि वो क्या करता है, डॉग को गोड लिख देता है, ठीक है, डॉग को गोड कर रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं वो डिसलेक्सिया वाले पर्सन में आती हैं। जटिल और उच्च स्तरीय क्षमताओं के हल करने की क्षमता का आकलन करने इससे भी नहीं पता चलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पढ़ने लिखने की क्षमताओं से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। हमें प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करना है। कैसे पता करोगे? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। इस तरह से तो हम समझ सकते हैं। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे अध्यापकों को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये तो बिल्कुल ही बाह्यात सा ऑप्शन है। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ये बात ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल गलत है और हमें नोट ही बताना था, तो जो गलत है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इन देयर लर्निंग। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका मान लो आप किसी दिन बीमार पड़ जाते हो, आपका सिर दर्द कर रहा होता है, तो उस टाइम पर आप कुछ सीख पाओगे, कुछ पढ़ने के मूड में रह पाओगे, या फिर इमोशनली आप बहुत तेज डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ बुरी खबर सुन ली हुई हो, तो क्या होगा? तो आप उस टाइम पे सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी फिजिकल हेल्थ किस तरह की है और हमारी इमोशनल हेल्थ किस तरह की है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारी लर्निंग किस तरह की होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर आते हैं DSSB में। DSSB में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन CTET में भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। बिल्कुल ठीक है, बच्चों की सहायता करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना, नामांकित करना, फिर वही लेबलिंग तो किसी भी प्रकार के नहीं करना है। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करना, विविधता की उपेक्षा नहीं करना, उसको तो आपको, और विविधता को तो आपको एक्सेप्ट करना है। राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम एक और प्रक्रिया है। अधिगम किस तरह की प्रक्रिया है? देखिए, अधिगम एक तरह से एक्टिव प्रोसेस यानी सक्रिय है, तो निष्क्रिय वाला गलत हो गया, और रेखीय नहीं है, ये चक्रीय है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब हम फर्स्ट टिक करें या फिर थर्ड टिक करें? देखो, अधिगम जो है वह एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस है। कुछ भी सीखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अधिगम की जगह अगर लिखा होता अधिग्रहण यानी एक्वाजिशन, तो हम कह सकते थे सरल और व्यक्तिगत, क्योंकि एक्वाजिशन स्वतः हो जाता है। ठीक, तो अधिगम एक जटिल और एक्टिव यानी कि सक्रिय प्रोसेस है, अब प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी कक्षा में किसी भी प्रकार की विविधता हो, उस विविधता को आपको समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में प्रतिभाशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना की जानी चाहिए बजाय वातावरण के। देखिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए हम प्रतिस्पर्धा तो करेंगे नहीं, क्योंकि इससे तो बच्चों में डर उत्पन्न हो सकता है। भयपूर्ण वातावरण भी नहीं करेंगे और प्रतिस्पर्धिक भी नहीं करेंगे। हम उसमें सहयोगिक वातावरण की रचना करेंगे बजाय प्रतिस्पर्धिक के, यानी कॉम्पिटेटिव की जगह हम कोलेबरेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है?
अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना है, हमें कुछ ऐसा करना है ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। स्केप फोल्डिंग, देखो आप स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड कराओगे तो इससे होता ही है कि बच्चों को लगता है यार ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उसे थोड़ी सी हेल्प कर देते हो और बच्चा काम कर लेता है तो उसे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इससे बच्चा मोटिवेट होगा। सीखने के ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देकर, यानी कि कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, तो ये कोई बात नहीं हुई। बेकार देना, जो बहुत सरल सरल काम से तो बच्चा बोर हो जाएगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराकर, बहुत सारे आप ऐसे मौका दे रहे हो कि यार मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इससे भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, इससे तो बच्चे के अंदर वो डर आ जाएगा। 23, बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, नोट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से कुछ भी बना लेते हैं कि यार ये काम इसलिए हो रहा होगा, ये इस तरह से हो रहा होगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, स्वयं नहीं सोच सकते, ये बहुत बेकार स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ के बारे में खुद सोच सकते हैं। और पियाजे के अनुसार तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, बस आप उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं, अन्वेषण की लालसा होती है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही गलत होगा, और नोट पूछा गया था। ट्वेंटी फोर है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चे विद्यालय में फेल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। प्रस्तावित करता है कि पंचम पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है, हर एक बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता होती है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि विद्यालय में ही कुछ कमी है जिस वजह से सारे बच्चे असफल हो गए। साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिकी पैदाइशी कमियां, ऐसा तो होगा नहीं क्या जितने बच्चे हैं सभी के सभी के अंदर अनुवांशिकी कमियां होंगी। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये टीचर का काम है कि कम से कम बच्चों को इतना तो करे कि वे विद्यालय में सफल हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही रहेगा। 25 है, बच्चों में एक समूह को पढ़ाने और सहायता करने से समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स, टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। देखो क्या होगा, अगर समूह में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे के चिंतन की प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे के हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी तक पहुंच सकते हो, भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी, ध्यान भंग नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा जैसा कुछ होगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। 26 क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। किस प्रकार की कक्षा में अध्यापिका अपनी अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसको विद्यार्थियों के अनुसार बदलेगी। वे बदलेगी किसमें, या तो चाइल्ड सेंटर्ड में, चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन में है नहीं, तो प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, प्रगतिशील शिक्षा जो है वह चाइल्ड सेंटर्ड ही है, चाइल्ड सेंटर्ड पर ही आधारित है। तो देने वाले कौन है, इसके प्रवर्तक जॉन डीवी है। 27 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती है, बिल्कुल ठीक बात है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है, सुनिश्चित समय से तो बिल्कुल नहीं होता। विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। नहीं, पहले से डिटरमाइन नहीं होता है विकास। हम कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी पूर्व निश्चित नहीं कर सकते। हम संभावनाएं बता सकते हैं, भविष्यवाणी बता सकते हैं। विकास एक सरल और एक दिवसीय होता है, विकास एक जटिल होता है और एक दिवसीय नहीं होता, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क इन द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड? अब हमें मिडिल चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देखो मिडिल चाइल्डहुड मतलब जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात चल रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड होता है 7 से 12। तो हमें 7 से 12 के बच्चे को बात करना है। प्रतीकात्मक खेल उभारना, ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये बिल्कुल सही बात है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पेशी कौशल समग्र शारीरिक विकास, तेजी से विकास, ये शेष अवस्था की विशेषता है। वैज्ञानिक तर्क अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, ये किशोर अवस्था और पियाजे के अनुसार जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कौन सी भूमिका निभाता है? विद्यालय जो है वह द्वितीय कारक है, सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी में कौन कौन आता है? फैमिली आते हैं, पास पड़ोस आता है और रिश्तेदार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है? ये बात कही है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चे उतना ही सोचते हैं जितना एक वयस्क सोचता है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो गुणात्मक चिंतन का गुण है वो अलग हो जाता है, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन जो हमने ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करे हैं। 30 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए आप ये कमेंट में बता सकते हैं, और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।